कहानी की शुरुआत एक शादीशुदा जोड़े से होती है जो लंबे समय से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उनकी यह इच्छा पूरी हुई और उनके घर में कुसुओ नाम के एक बच्चे ने जन्म लिया। लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। कुसुओ विशेष शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। वह सिर्फ 10 दिनों में बोलना सीख गया, जिससे उसके माता पिता काफी चिंतित हो गए। हालांकि डर के बावजूद उन्होंने उसे किसी रिसर्च लैब में भेजने की बजाय खुद पालने का फैसला किया। इस वजह से उसका बचपन काफी शांति से बीता। लेकिन जैसे जैसे कुसुओ बड़ा हुआ, उसकी शक्तियां उसके लिए किसी वरदान से ज्यादा अभिशाप बन गई। वहां तो इनका इस्तेमाल किसी कैसीनो में पैसे जीतने के लिए कर सकता था, न ही किसी लड़की को प्रभावित करने के लिए। इसके अलावा उसे हमेशा इस बात का डर सताता रहता था कि कहीं कोई उसकी शक्तियों का राज न जान ले। अपनी अपार शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए उसे अपने सिर पर 2 एंटीना लगाने पड़ते थे। अगर वह ऐसा नहीं करता, अनजाने में ही पूरा शहर तबाह कर सकता था। इन एंटीनाओं के बारे में कोई सवाल न करे, इसलिए वह अपनी मानसिक शक्तियों से सभी को हिप्नोटाइज कर देता था, जिससे लोग उन्हें अनदेखा कर देते थे। एक दिन उसके स्कूल के टीचर ने घोषणा की कि अगले महीने पीके हाई स्कूल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। सभी छात्रों को अनुशासन में रहने की चेतावनी दी गई, अन्यथा भविष्य में ऐसे कार्यक्रम बंद कर दिए जाएंगे। कुसुओ को इस फेस्टिवल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यह इवेंट उसे भीड़ से बचकर अकेले समय बिताने का मौका देता था। वह इस शांति को किसी भी हालत में बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह इस फेस्टिवल के दौरान हर चीज पर नजर रखेगा ताकि कोई गड़बड़ी न हो। जैसे ही टीचर की घोषणा खत्म हुई, हीरो नाम के एक छात्र ने खुद को क्लास मॉनिटर घोषित कर दिया। उसने सुझाव दिया कि उनकी क्लास फेस्टिवल में ओरिगामी एग्जीबिशन लगाएगी, लेकिन उसकी इस योजना से कई छात्र सहमत नहीं थे क्योंकि वे कुछ अलग दिखाना चाहते थे। क्लास खत्म होने के बाद निंदो नाम का एक अजीब लड़का अचानक पीछे से आया और कुसुओ की आंखें ढक दीं। कुसुओ अपनी शक्तियों के कारण 200 मीटर दूर से ही किसी भी इंसान का पता लगा सकता था, लेकिन निंदो एक अपवाद था। वह अजीब दिखने वाला लड़का था जिसका दिमाग पूरी तरह खाली रहता था, और इसी वजह से कुसुओ उसकी उपस्थिति को भांप नहीं पाता था। निंदो चाहता था कि कुसुओ उसके साथ एग्जीबिशन के लिए पत्थर इकट्ठा करने जाए, लेकिन कुसुओ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे पहले कि कुसुओ उसे मना कर पाता, शान नाम का एक और विचित्र लड़का वहां आ गया। शान को लगता था कि डार्क रियूनियन नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी दुनिया को तबाह करने की योजना बना रही है। उसने कुसुओ और निंदो को स्कूल की छत पर बुलाया और उन्हें एक पत्र दिखाया, जिसे उसने उस रहस्यमय संगठन का संदेश बताया। पत्र में लिखा था कि फेस्टिवल के दौरान स्कूल पर हमला होने वाला है। शान ने कुसुओ से स्कूल की रक्षा करने में मदद मांगी। कुसुओ ने सहमति जता दी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। फेस्टिवल से एक हफ्ते पहले कुसुओ क्लास में अकेला बैठा था, तभी उसने कुछ लड़कियों की बातचीत सुनी। वे कोकोमी, जो स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी, को मिस पी के कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए मना रही थी। यह कॉन्टेस्ट स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को चुनने के लिए था। कोकोमी, जो खुद को सबसे खूबसूरत मानती थी, बार बार विनम्रता दिखाने का नाटक कर रही थी और कह रही थी कि वह इसके लायक नहीं है। लेकिन जब कुसुओ ने उसका दिमाग पढ़ा, तो वह समझ गया कि वह सिर्फ दिखावा कर रही थी, क्योंकि उसे पहले से ही यकीन था कि वह ये प्रतियोगिता जीत जाएगी। हालांकि कोकोमी की सुंदरता के बावजूद कुसुओ को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन कोकोमी कुसुओ के पीछे पड़ गई क्योंकि उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। एक दिन उसने कुसुओ को हेलो कहा, लेकिन उसने बस हल्का जवाब देकर आगे बढ़ गया। अगली बार। उसने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये देखकर कोकोमी को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसे अनदेखा कर सकता है। फिर उसने तीसरी बार कोशिश की और इस बार उसने सोचा कि अगर वह कुसुओ को छूकर हेलो कहेगी तो शायद वह ध्यान देगा। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, कुसुओ तुरंत गायब हो गया। कोकोमी को लगा कि यह सब उसका भ्रम था, लेकिन धीरे धीरे वह कुसुओ के बारे में और ज्यादा सोचने लगी और उसे प्यार हो गया। अब वह किसी भी तरह से कुसुओ करीब आने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती थी। फेस्टिवल की सुबह जब कुसुओ अपने माता पिता के साथ नाश्ता कर रहा था, तभी उसके हाथ से एक गिलास गिरकर टूट गया। उसकी माँ इसे अपशगुन मान रही थी,
लेकिन कुसुओ इन बातों पर विश्वास नहीं करता था और चुपचाप स्कूल के लिए निकल गया। फेस्टिवल शुरू होने से पहले सभी छात्र उन पत्थरों को देख रहे थे जो उन्होंने एग्जीबिशन के लिए इकट्ठा किए थे। उनमें से सबसे अजीब पत्थर एरन नाम के लड़के का था, जिस पर लाल रंग के धब्बे थे। तभी कुसुओ को याद आया कि एरन एक पूर्व अपराधी था जिसे सुधारने के लिए स्कूल भेजा गया था। हो सकता था कि उसके पत्थर पर लगा लाल रंग कोई मामूली रंग न होकर असली खून हो। इसके बाद कुसुओ जब स्कूल के गलियारे में चल रहा था तो उसने महसूस किया कि कोकोमी चुपके से उसका पीछा कर रही थी। उसका मकसद था किसी भी तरह कुसुओ के साथ कुछ पल अकेले बिताना, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुसुओ पहले से ही उसके दिमाग में चल रहे सभी विचारों को पढ़ सकता था। जैसे ही कोकोमी ने कुसुओ से बात करने की कोशिश की, उसी समय उसके फैन क्लब के कई सदस्य वहां आ गए। वे उसे मिस पी के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मना रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या कुसुओ अपनी शक्तियों को छिपा पाएगा? क्या कोकोमी कुसुओ का ध्यान आकर्षित कर सकेगी? और क्या सच में फेस्टिवल के दौरान कोई छिपा खतरा मंडरा रहा है? और शराबे का फायदा उठाकर कुसुओ चुपचाप वहां से निकल गया और खुद को एक जादू के शो में टेलीपोर्ट कर लिया। वहां एक छात्र और उसकी मां मिलकर एक जादू दिखाने वाले थे। यह सुनकर कुसुओ को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करने का फैसला किया। जादू शुरू होने से पहले छात्र ने बताया कि वह खुद को जंजीरों से बांधकर एक लकड़ी के बक्से में बंद करने वाला था। उसे 3 मिनट में बाहर निकलना था, क्योंकि ठीक 3 मिनट बाद उसकी मां उस बक्से में तेज धार वाले ब्लेड्स डालने वाली थी। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए कुसुओ खुद टेलीपोर्ट होकर उस बक्से के अंदर पहुंच गया, लेकिन तब तक वह छात्र पहले ही गायब हो चुका था और अब कुसुओ खुद फंस चुका था। इससे भी बड़ी परेशानी यह थी कि वह अगले 10 मिनट तक खुद को दोबारा टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि उसे आने वाली सभी मुश्किलों का सामना करना होगा। 3 मिनट बाद छात्र की मां ने बक्से में ब्लेड डालना शुरू कर दिया। खुद को बचाने के लिए कुसुओ को बार बार अपना रूप बदलना पड़ा, लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। उस महिला ने घोषणा की कि अब वह बक्से को ऊंचाई से गिराने वाली है। जैसे ही बक्सा जमीन से टकराने वाला था, कुसुओ ने एन वक्त पर छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। लेकिन वह महिला अब भी रुकने वाली नहीं थी। उसने अब बक्से को आग लगाने का फैसला किया। इससे बचने के लिए कुसुओ ने बक्से के अंदर की हवा को जमा दिया, लेकिन हर नए खतरे के साथ उसकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा था। अब महिला ने बक्से को बुलडोजर से कुचलने की बात कही। जैसे ही बुलडोजर बक्से पर चढ़ने वाला था, कुसुओ को एहसास हुआ कि उसके 10 मिनट पूरे हो चुके थे। उसने तुरंत खुद को बक्से से बाहर टेलीपोर्ट कर लिया। उसी समय जादूगर भी वापस स्टेज पर आ गया और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस बीच कोकोमी ने अपने प्रशंसकों की बात मानते हुए पीए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने का फैसला किया, लेकिन एक प्रतियोगी के रूप में नहीं, बल्कि जज के तौर पर। इससे कई लड़के नाखुश हो गए, जिनमें शान भी शामिल था। वह भीड़ से निकलकर स्कूल के पिछवाड़े में चला गया, जहां उसकी मुलाकात डार्क रियूनियन के एक व्यक्ति से हुई जो उसे अपने संगठन की मीटिंग रूम में ले गया। वहां शान की मुलाकात संगठन के नेता मूनलाइट बटरफ्लाई से हुई, जिसने खुलासा किया कि शान पहले इसी संगठन का हिस्सा था। यह सुनकर शान ने कबूल किया कि वह वास्तव में डार्क रियूनियन का सबसे खतरनाक और काबिल योद्धा था। लेकिन जब उसे संगठन के असली मकसद के बारे में पता चला, तो उसने स्टोन ऑफ डायरेक्शन चुराकर भागने का फैसला किया। पहचान छुपाने के लिए उसने एक गुप्त जादू का उपयोग करके खुद को शान के शरीर में छिपा लिया था। सब कुछ सुनने के बाद नेता ने उसे दोबारा संगठन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन शान ने साफ मना कर दिया। तब नेता ने बताया कि स्कूल में 7 स्फेयर बॉल्स छुपी हुई थी जो डार्क रियूनियन को नष्ट करने में सक्षम थी। उनकी योजना उन बॉल्स को पहले ही नष्ट करने की थी। यह सुनते ही शान ने ठान लिया कि वह उन सभी बॉल्स को पहले ही ढूंढकर नष्ट कर देगा, ताकि डार्क रियूनियन किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। दूसरी तरफ हीरो लोगों को मैराथन में भाग लेने के लिए बुला रहा था। निंदो भी इसमें शामिल हो गया, क्योंकि जो भी ये रेस जीतेगा उसे 10 मिनट तक कोकोमी को देखने का मौका मिलने वाला था। कुसुओ यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पर नजर रख रहा था कि कोई घायल न हो। लेकिन थोड़ी देर बाद हीरो निंदो को हराने के लिए ट्रैफिक नियम तोड़ने लगा।
इससे कुसुओ को मजबूरन सभी ट्रैफिक लाइट्स और गाड़ियों को अपने हिसाब से नियंत्रित करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद निंदो आसानी से हीरो की बराबरी कर रहा था और वह दौड़ते दौड़ते आराम से खाना भी खा रहा था। वहीं दूसरी ओर बेचारे हीरो की हालत खराब होती जा रही थी। आखिर में हीरो ने एक चाल चली। जैसे ही वह फिनिश लाइन के पास पहुंचा, उसने निंदो का ध्यान भटकाने के लिए कोकोमी की ओर इशारा किया। इससे निंदो का ध्यान हट गया और हीरो जीत गया। लेकिन निंदो इस हार से खुश नहीं था, इसलिए उसने सबके सामने हीरो पर एक पुरानी जुजुत्सु ट्रिक आजमा दी, जिससे सब लोग हंस पड़े। स्कूल में एरन को अपने लॉकर में अपनी पुरानी गैंग की चिट्ठी मिली, जिसमें उसे स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुलाया गया था। लेकिन अब तक एरन काफी बदल चुका था, इसलिए वह चुपचाप वहां से निकल गया और उसकी पुरानी गैंग उसे पहचान भी नहीं पाई। तभी शान वहां से 2 स्फेयर बॉल्स लेकर गुजर रहा था। गैंग के लड़कों ने उससे पूछा कि क्या वह किसी एरन नाम के लड़के को जानता है। शान हंस पड़ा और तुरंत एरन की ओर इशारा कर दिया। इसके बाद गैंगस्टर्स और एरन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इधर कुसुओ अब भी स्कूल के इवेंट को लेकर तनाव में था, लेकिन उसे जबरदस्ती कोकोमी के साथ घूमना पड़ रहा था। कोकोमी चाहती थी कि वे एक हॉन्टेड हाउस जाएं, ताकि डर के मारे वह कुसुओ से चिपक सके। तभी निंदो भी उनके साथ जाने को तैयार हो गया, जिससे कोकोमी का प्लान खराब हो गया। हॉन्टेड हाउस में कोकोमी बहुत डर रही थी, लेकिन कुसुओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह आसानी से सभी भूतिया बच्चों को देख सकता था। तभी एक बच्चे ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन निंदो की ठुड्डी देखकर वह बेहोश हो गया। इसके बाद उन तीनों ने उस बेहोश बच्चे का मेकअप खुद पर लगा लिया। हॉन्टेड हाउस से बाहर आने के बाद कुसुओ और निंदो अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम गए, लेकिन वहां निंदो ने कुसुओ के चश्मे चुरा लिए, जिससे कुसुओ की एक छुपी हुई शक्ति सक्रिय हो गई। अब वह जिससे भी देखता वह पत्थर का बन जाता, और इस शक्ति का पहला शिकार खुद निंदो बन गया। कुसुओ को पता था कि अब अगले 20 घंटे तक निंदो इसी रूप में रहने वाला था, इसलिए उसने निंदो को अपनी क्लास की रॉक एग्जीबिशन में रख दिया, जहां सभी लोग इतनी असली दिखने वाली मूर्ति देखकर बहुत प्रभावित। शोर शराबे का फायदा उठाकर कुसुओ चुपचाप वहां से निकल अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए कुसुओ ने कोकोमी से स्टोरेज रूम से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन उसी समय उसे याद आया कि एरेन अभी भी बाहर लड़ रहा था। बिना समय गंवाए कुसुओ ने खिड़की खोली और एरेन से उसके चश्मे मांगे। चश्मे मिलने के बाद उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके गैंगस्टर्स के दिमाग को थोड़ा बदल दिया, जिससे वे लड़ाई को भूल गए और वहां से चले गए, इससे पहले कि कोई शिक्षक इस घटना के बारे में जान पाता। इतना सब होने के बाद कुसुओ को लगा कि अब उसकी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन तभी कोकोमी एक बार फिर उसके सामने आ गई। इस बार वह उसके साथ एक जोड़े फुल का खेल खेलना चाहती थी, जिसके लिए कुसुओ बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इससे पहले कि वह मना कर पाता, कोकोमी के प्रशंसक आ गए और कुसुओ को धमकाने लगे। तुम मेरी बहन के साथ इतना समय क्यों बिता रहे हो? हाँ, उससे दूर रहो, वरना तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनमें से एक ने चेतावनी दी। ये देखकर कोकोमी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वे कुसुओ और कोकोमी का पीछा करने लगे। इससे बचने के लिए वे दोनों वापस जिम के स्टोरेज रूम में भाग गए। हालांकि जैसे ही वे अंदर पहुंचे, फैनबॉयज ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर कुसुओ ने कोकोमी का मन पढ़ने का फैसला किया, लेकिन जो उसने देखा उससे वह हैरान रह गया। यह सब कोकोमी की योजना थी, ताकि वह कुसुओ के साथ अकेले अधिक समय बिता सके। उसने ही मैराथन और एरेन की लड़ाई का आयोजन किया था, ताकि कुसुओ अपने दोस्तों के साथ समय न बिता सके। ये महसूस करने के बाद कुसुओ ने वहां से भागने का रास्ता खोजना शुरू किया। इस बीच शॉन ने सभी 7 स्फीयर बॉल्स इकट्ठी कर ली थी और डार्क रियूनियन के सभा कक्ष में पहुंच गया था, लेकिन उसे जो मिला वह केवल कोकोमी के फैनबॉयज का एक समूह था। फिर भी उसने 7 बॉल्स को एक साथ रखा और एक मंत्र बोला। वह सच में मानता था कि उसने डार्क रियूनियन को नष्ट कर दुनिया को बचा लिया था। इसी दौरान एरेन के पुराने गैंग के लोग उससे बदला लेने के लिए लौट आए, लेकिन चूंकि उसने पहले ही अपने चश्मे कुसुओ को दे दिए थे, वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। जैसे ही गैंग के सदस्य एरेन पर झपटे, कुसुओ ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके सभी को समय में पीछे भेज दिया, जिससे उनकी लड़ाई की यादें मिट गई।
हालांकि इतनी ज्यादा शक्ति का उपयोग करने से कुसुओ की ऊर्जा खत्म हो गई और वह वहीं गिर पड़ा। इससे उसकी मानसिक क्षमताएं कमजोर पड़ गई और उसकी एंटेना